हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि पढ़ रहे थे ना। स्वर संधि में हम लोगों ने 7 भेद पढ़ लिए थे। उसके बाद हम अपवाद पढ़ रहे थे, वार्तिक, ठीक है। और वार्तिक में हमारा वार्तिक था कौन सा? ऋते च तृतीया समासे, ये वार्तिक था। इस वार्तिक में हमने पढ़ा कि अगर ऋत शब्द हो, और ऋत शब्द किस समास में हो? तृतीया समास में हो। ऋत, और ये शब्द किस में आए? तृतीया समास में, ठीक है। तृतीया समास का मतलब क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हिंदी में समास पढ़े हैं इससे पहले? हिंदी में पढ़े हैं। हिंदी संस्कृत में इसलिए नहीं बात करें, हो सकता है संस्कृत में समास आपने ना पढ़े हो, दिक्कत आए, ठीक है। हिंदी में है, जैसे लिखा हुआ है, रोग से ग्रस्त। समास क्या बनता है? रोगग्रस्त, ठीक है। अब ये जो 2 शब्द थे यहां पर, पहला क्या था? रोग, और दूसरा क्या था? ग्रस्त। इसमें बता सकते हैं कि करण तत्पुरुष किस वाले पद में है? करण किस पद में है? तीसरा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हमारे सामने ये 2 पद लिखे हैं, एक ये पद है, एक ये पद है। इसमें करण कारक वाला पद कौन सा है? जिसके साथ से विभक्ति आ रही है वो करण कारक का पद है, ठीक है। तो ये जो रोग से लिखा है, जो रोग शब्द है, ये किसका है? करण कारक का है। इसमें कारक कौन सा है? करण कारक। अच्छा, कारक अगर आपने कभी पढ़े होंगे जीवन में, तो आप बता सकते हैं कि करण कारक किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है उसी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम उसको क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष। लेकिन उसी को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? तृतीया समास कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला नियम कहता है कि अगर ऋत शब्द हो, और ऋत शब्द जो हो वो किसमें हो? तृतीया समास में हो। और ऋत शब्द के साथ जब भी संधि होगी, इसके पहले हमने एक संधि पढ़ी है, गुण संधि। और गुण संधि का हमने जो नियम पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आ के बाद ई आता है तो आ प्लस ई मिलकर क्या होते हैं? ए होते हैं। आ के बाद यदि उ आता है तो आ प्लस उ मिलकर क्या होते हैं? ओ होते हैं। और आ के बाद अगर आता है री, तो आ प्लस री मिलकर क्या होता है? अर होता है। अर में आ कैसा है? छोटा है, ठीक है। और छोटा आ जो होता है ये गुण संज्ञक होता है। इसकी संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा। किसकी गुण संज्ञा होती है? छोटा की। ऐसे ही बड़ा आ की संज्ञा क्या होती है? तो इसकी संज्ञा होती है वृद्धि। संज्ञा मतलब नाम। छोटा आ की गुण संज्ञा और बड़ा आ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा, ठीक है। अब ये वाला जो नियम है ऋतीय च तृतीया समास से, ये कहता है कि अगर ऋत शब्द हमारा कहाँ होगा? तृतीया समास में होगा। तो वहां पर अगर ऋत शब्द आ के बाद आया है, मतलब आ के बाद अगर री आया है, और गुण संधि का नियम कहता है कि आ प्लस री बराबर क्या हो जाता है? अर। लेकिन यहाँ ये नियम कहता है कि अगर आ के बाद ऋत का री है और दोनों में समास कौन सा हो रहा है? तृतीया, तो आ प्लस री बराबर अर नहीं होगा, बल्कि आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अर्थात छोटा आ की जगह पर वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा? बड़ा आ, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हम परिभाषा बोल दें, कोई दिक्कत? लिख लेंगे? नियम लिख लेंगे अगर हम बोलें, या लिख दें? हम बोल दें तो नियम हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। हाँ, क्या है? हिंदी में ना, हाँ, नहीं, संस्कृत में तो विभक्ति बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको विभक्ति कम, उसको हम कारक चिन्ह ज्यादा बोलते हैं। संस्कृत में विभक्तियां ही कहा जाता है, ठीक है। कौन सी विभक्ति किसमें यूज की गई है वो हम लोग अभी ये शनि वाला टॉपिक हो जाए, शब्द रूप जब पढ़ेंगे
हम लोग विभक्तियों की ही बात करेंगे। नहीं, डीएलएड क्या यूपी टेट में भी यही आता है, हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। सात विभक्तियां होती हैं। कारक देखिए, संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए अलग से कोई आठवीं विभक्ति नहीं है। संबोधन में हम प्रथमा का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग जब कारक पढ़ेंगे तो वहां एक सूत्र आता है संबोधने च प्रथमा, अर्थात संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो धैर्य रखिए, सब कुछ पढ़ेंगे, कोई भी आपका संदेह जो भी होगा सारे संदेह दूर होंगे, ठीक। खैर, हम नियम बोल रहे हैं, इसका नियम लिख लीजिए। बोले, सूत्र लिख लिया है ऋते च तृतीया समास से, ठीक है, लिखिए। ऋत शब्द, ऋत शब्द यदि तृतीया समास का हो, ऋत शब्द यदि तृतीया समास का हो और उसके पहले आ हो, आ लिखना है छोटा आ। ऋत शब्द यदि तृतीया समास का हो और उसके पहले क्या हो, आ हो, तो संधि होने पर, तो संधि होने पर आ प्लस री बराबर आ प्लस री बराबर आर हो जाता है। ये वाला लिखना है, आ प्लस री बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। ऋत शब्द यदि तृतीया समास का हो और उसके पहले क्या हो, आ हो, तो संधि होने पर आ प्लस री बराबर आर हो जाता है, और उसमें वृद्धि संधि होती है, और उसमें वृद्धि संधि होती है। उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या लिखा हुआ है, सुख प्लस ऋतः। सुख का मतलब सुख होता है और ऋत का मतलब होता है युक्त या परिपूर्ण, ठीक है। कोई सुख से परिपूर्ण है, कोई किससे परिपूर्ण है। यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं, कोई सुख से भरा हुआ है, कोई दुख से भरा हुआ है, पता नहीं कितनी चिंताएं इस समय भी उसको घेरे हुए होंगी। कोई कष्टों से युक्त होगा, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, ठीक है। तो सुख प्लस ऋता, अगर हम इसके समास की बात करें तो ये जो समास है इसका विग्रह होता है सुखेन ऋता। अच्छा, कितने लोगों ने इसके पहले शब्द रूप कभी न कभी पढ़े हैं, कभी न कभी शब्द रूप पढ़े हैं, किसी ने पढ़े हैं। किसका शब्द रूप पता है आपको, राम का, बालक का, कोई पता है किसका, राम का किसी को पता है। हाँ, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। रामेण में विभक्ति कौन सी है, रामेण में विभक्ति कौन सी है, तृतीया है। जैसे राम का रामेण होता है, वैसे ही सुख का तृतीया में क्या होता है, सुखेन होता है। अब ये सुखेन जो है ये तृतीया का है, मतलब यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति है तो जो हम इसको समास में देखेंगे तो ये तृतीया तत्पुरुष है। कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष। सुखेन ऋतः सुखार्तः बनता है, तृतीया तत्पुरुष समास है। जब हम समास बनाते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसमें आई हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, और लोप होता है तो मूल शब्द जो होता है वो शेष रहता है। मूल शब्द क्या है सुखेन में, सुख है, और ये सुख शब्द हमने कहाँ से लिया है, तृतीया समास से लिया है, तो ये तृतीया समास का हो गया। आगे क्या है, ऋत है। अब इस सुख में हमको छोटा आ मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है, री मिल रहा है। वैसे जब हमने गुण संधि पढ़ी थी, गुण संधि पढ़ी है सब लोगों ने, सबने तो नहीं पढ़ी है, खैर आज बहुत सारे नए लोग भी दिख रहे हैं। गुण संधि किस किसने नहीं पढ़ी है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है, कभी जीवन में पढ़ी, हिंदी में। हिंदी की टांग हम इसलिए खींचते हैं बार बार, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, हर
नए नियम में हिंदी की टांग खींची जाती है। इसलिए खींची जाती है, एनसीएफ हमारा कहता है हमारी मातृभाषा अधिगम में बाधा पहुंचाती है, सहायता पहुंचाती है, मातृभाषा अधिगम में सहायक होती है। और हिंदी संस्कृत का व्याकरण 70% एक समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। और हिंदी हमने पढ़ी हुई है, तो अगर संस्कृत समझने में कठिनाई आ रही है तो उसको हम हिंदी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। हमने अगर हिंदी में गुण संधि पढ़ी है तो हिंदी में हमने गुण संधि में पढ़ा होगा देव प्लस ऋषि। देव में क्या है, छोटा आ है, और ऋषि में क्या है, री है। छोटा और री में जब संधि होती है तो आ प्लस री मिलकर क्या बनते हैं, अर। और देवधन ऋषि क्या बनता है, देवर्षि। जैसे गुण संधि में देव प्लस ऋषि देवर्षि हो जाता है, ऐसे ही यहाँ देखिए छोटा आ है और री है, तो हमारा जो नियम है गुण संधि वाला उसके अनुसार इसको अर होना चाहिए। और सुख धन ऋतः क्या बनना चाहिए, सुखरता बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सुखरता बनना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई शब्द हमारे संस्कृत साहित्य में या संस्कृत भाषा में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये शब्द गलत है, इसलिए हमारी भाषा में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं मिलेगा। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो सुख शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी है, तृतीय, और ये समास का शब्द है, और इसके आगे रित है, तो आ प्लस री मिलकर अर नहीं होगा। अब क्या होगा, आ प्लस री मिलकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस री मिलकर क्या हो जाएगा, आर। और जब ये आर होगा तो सुखरता नहीं बल्कि क्या बनेगा, सुखारता। ठीक है, अब सुखारता हमें पूछा जाएगा संधि कौन सी है, तो संधि हम लिखेंगे वृद्धि संधि। किस नियम से संधि हो रही है, ऋतेच तृतीया समास से। किंतु जब सुखारता का संधि विच्छेद करना होगा तो सुखारता का संधि विच्छेद हम गुण संधि के अनुसार ही करेंगे। सुखारता का संधि विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार होगा, लेकिन संधि वृद्धि रहेगी, और गुण संधि के अनुसार जो संधि विच्छेद है उसका संधि जब बनाया जाएगा तब क्या बनेगा, सुखर सुख धन ऋता सुखरता नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सुखारता बनेगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, इसको लिख लीजिए। अगला उदाहरण है दुख धन ऋता, और ये क्या बनेगा, दुखारता। ठीक, ऐसे ही अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं, कष्ट धन ऋता। इसकी संधि हो जाएगी कष्टार्ता। उदाहरण तीनों नोट कर लीजिए, और इसी के साथ स्वर संधियां समाप्त होती हैं। अगली संधि हम लोग जो पढ़ेंगे वो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। ये सब सिलेबस जो है जो हम पढ़ रहे हैं, सुपर टेट का भी यही है, यूपी टेट का भी यही है। क्या है, नहीं बिल्कुल हटा सकते हैं, और जिस दिन हटा देंगे उस दिन आपकी वहां जरूरत नहीं रहेगी फिर। ये भी है, अगर इसको हटा देंगे तो हम आपकी जरूरत वहां नहीं रह जाएगी ना। आपको पता है प्राइमरी में कक्षा 3 से अंग्रेजी संस्कृत हिंदी कंपलसरी हैं, और आपको यह भी पता है कि प्राइमरी विद्यालयों की स्थितियां क्या हैं। आप अगर नियुक्त होकर वहां पहुंचेंगे, जनगणना आप ही को करनी है, पोलियो भी आपको पिलाना है, सुनिए तो, पोलियो भी आपको पिलाना है, जनगणना भी करनी है आपको, बीएलओ की ड्यूटी भी करनी है आपको। बीएलओ की नहीं करेंगे, ये ले जरा मालूम कीजिए जाके, कब गए थे, फरवरी में गए हैं, तो आपको ये नहीं दिखा कितने जो है सहायक अध्यापक बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं। अरे किस विद्यालय में गए आप, नहीं भाई, आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है फिर।
अरे सुनिए, हम बता रहे हैं जो ग्राम पंचायत वाले चुनाव का जो है वो हो रहा है निरीक्षण, उसमें शिक्षा मित्र हैं, और जो ये विधानसभा वाला हो रहा है उसमें आपके सहायक अध्यापक हैं, बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, खैर उसके बाद आप अकेले अगर विद्यालय में हैं या 2 लोग भी हैं, आप ही को संस्कृत पढ़ानी, आप ही को अंग्रेजी, आप ही को हिंदी, आपको तीनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहो पढ़ो, ना पढ़ना चाहो छोड़ दो भाई। संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को, और क्या होगा, है ना। खैर, लिख चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। अब इस वाले नियम को पढ़ लेने के बाद स्वर संधियां होती हैं समाप्त। इसके बाद हम प्रवेश कर रहे हैं व्यंजन संधि में, और व्यंजन संधि में पहला नियम जो देखने चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, क्या नाम है? अभिनव। तो कुछ अभिनव कीजिए, है ना। अभिनव प्रयोग ये है कि अगर हमने संस्कृत की संधियां पढ़ ली, हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी? व्यंजन संधि की। बातचीत बंद कीजिए और ध्यान दीजिए। हमने इसके पहले कौन सी संधि पढ़ी? स्वर संधि पढ़ी। ठीक है, संधियों में हमने कौन सी संधि पढ़ी? स्वर संधि। और स्वर संधि में हमने पढ़ा कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। नहीं, स्वर होना चाहिए। जब इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों तरफ स्वर होता है और संधि करते हैं, और स्वर में क्या होता है? परिवर्तन, तब स्वर संधि होती है। आ के बाद आ है तो बड़ा आ बनेगा, आ के बाद ई है तो क्या बनेगा? ए। बड़ी ई कहां से हो जाएगा? ठीक है, स्वर संधि का नियम है ये, इधर भी स्वर हो इधर भी स्वर हो। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा, और व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर ही होना चाहिए था, अनिवार्य है। व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, लेकिन दोनों स्थितियों में परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन किसमें होगा? तो परिवर्तन होगा किसमें? और जहां पर परिवर्तन होगा व्यंजन में, वहीं पर संधि कौन सी कही जाएगी? व्यंजन संधि कही जाएगी। ये बात पता है सब लोगों को। व्यंजन संधि पढ़ना शुरू करते हैं, और व्यंजन संधि का हम लोग पहला भेद देखते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला भेद क्या है उसको हम लोग समझते हैं। व्यंजन संधि का पहला भेद, पहला नियम है, जिसको नाम दिया गया है इष्चुत्व संधि। व्यंजन संधि का पहला भेद क्या है? इष्चुत्व संधि। और इष्चुत्व संधि का सूत्र क्या है, कौन बताएगा? सूत्र पता है किसी को? नहीं पता है। इस्तोह, इष्चुना, इष्चुः। ठीक है, इष्चुत्व संधि है, सूत्र क्या है इसका? इस्तोष्णा इष्चुः। पढ़ लेंगे। आपको पता है संस्कृत में जब संधि के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सूत्र भी पूछा जाता है। पूछा जाएगा इनमें से इष्चुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, तो हमें सूत्र भी लिखना होगा। अभिनव जी पढ़िए इसको। क्या है? एचो संधि नहीं है, इष्चुत्व संधि है। एचो कहाँ लिखा है? इष्चुत्व। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे तो वहां परीक्षा हाल में कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ के सुनाओ, तब बैठने देंगे। वहां आपको पढ़कर नहीं सुनाना है, वहां आपको सही ऑप्शन वाला गोला भर देना है, सही ऑप्शन पहचानना है। पहचान लेंगे? कैसे पहचानेंगे? जो यहां दिख रहा है वो यहां कहीं दिख रहा है? कहां दिख रहा है? कहीं नहीं। ये इष्चुत्व है, यहाँ इष्चुत्व कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमको ये दिख रहा जरूर होगा कि जो ध्वनियां हम यहाँ देख रहे हैं वही ध्वनियां हम यहाँ भी बार बार देख रहे हैं। जो ध्वनियों को देख करके हम पहचान सकते हैं। चेहरा मिलता जुलता हो तो कहते हैं कि क्या भैया फलाने की लड़का हो, है ना। कैसे पहचान गए? हम ट्रेन में जा रहे थे, मान लिया बैठे हुए थे, हमारे सामने कोई एक
चाचा जी अंकल जी बैठे हुए थे, बड़ी देर तक हमको घूरते रहे, फिर पूछा कहाँ के रहने वाले हो? जब हमने बताया उनके लड़के हो क्या? तो हमने कहा हाँ, आपको कैसे पता? तो कहा नाक उन्हीं के जैसी है है ना? इसमें इसका कुछ नाक मुंह मिल रहा है? कहीं मिल रहा है? शब्द कहीं मिल रहा है ना? पहचान जाएंगे, बात खत्म। फिर तो जब नौकरी मिल जाएगी, बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ वो आपकी इच्छा है ना? एक नंबर यहाँ से आपको लेना है, एक नंबर ले सकते हैं नाक और मुंह आंखें मिला करके, कि बाप से मिलती हैं कि माता से मिलती हैं, कर सकते हैं? ठीक है। सूत्र है स्तोह इशुना इशु। इस सूत्र का मतलब क्या है ये जानने के लिए हम देखते हैं इस सूत्र में पद कितने हैं? 3। पहला पद क्या है? स्तोह। दूसरा क्या है? इशुना। तीसरा क्या है? इशु। अब ये स्तोह क्या है और ये इशुना क्या है और ये इशु क्या है, इसको देखते हैं। स्तोह में ये जो ओह लगा हुआ है, ये ओह है पंचमी विभक्ति का। अगर आपने राम के रूप पढ़े हैं अच्छी बात है, कभी अगर गुरु के रूप पढ़े होंगे, गुरु शब्द क्या है? उकारांत पुल्लिंग। तो गुरु का रूप होता है गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि। और पंचमी गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, पंचमी में बनता है गुरोह। गुरु का बनता है गुरोह, ऐसे ही इस्तु का बनता है स्तोह। तो ये पंचमी के कारण स्तोह हो गया है। मूल शब्द यहाँ पर क्या है? स्तु। और हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे वहां हमने एक सूत्र देखा था, कूचू टूतू पू, देखा था? एते उदिताः, देखा था? देखा था? नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? क्या मतलब समझा था? कु का मतलब है कवर्ग, चू का मतलब है चवर्ग, टू का मतलब क्या है? टवर्ग। ऐसे ही तू का मतलब क्या है? तो यहाँ जो स्तोह है, स्तोह का मूल शब्द क्या है वो समझते हैं। स्तोह में मूल शब्द है स्तु। स्तोह में मूल शब्द क्या है? स्तु। ऐसे ही इशुना में मूल शब्द क्या है? इश्चु। और इश्चु में भी मूल शब्द क्या है? इश्चु। अब ये जो मूल शब्द हमको मिले इनका हम तात्पर्य समझते हैं। तो इनका तात्पर्य क्या है? इस्तु का मतलब है एक तो दंत सा है, उसके बाद क्या है? तू। और तू का मतलब क्या होता है? तवर्ग। अच्छा, तवर्ग का मतलब क्या होता है सर बताइए अभिनव जी? तवर्ग क्या होता है? त त त तरबूज वाला तवर्ग क्या होता है? ताल तो नहीं होता है। तवर्ग क्या होता है कौन बताएगा? ताथा दाधा ना होता है, ठीक है। तवर्ग का मतलब है 5 वर्ण ता था दाधा ना। ये जो आप तू देख रहे हैं, तू का मतलब है तवर्ग। हिंदी वर्णमाला में जिसको हम तवर्ग कहते हैं, उसी तवर्ग को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? तू कहते हैं, ठीक है। तो तू का मतलब समझ में आया? तवर्ग है। अच्छा, तवर्ग का मतलब क्या है? ता था दा धा और ना, ठीक। आइए इश्व को देखते हैं क्या होता है। इश्व का मतलब है पहला वर्ण क्या है? श, ये शा हो गया। और फिर क्या है? चू। चू का मतलब क्या है? चू का मतलब है चवर्ग। और चवर्ग का मतलब क्या है बोलिए? चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। आते हैं तीसरे वाले पद की ओर। यहां भी पहला वर्ण शा है और इसके बाद क्या है? चू है। और चू का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? चवर्ग। और चवर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? तो चवर्ग का मतलब हो जाएगा चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। इनके नीचे हलंत लगा दीजिए, हमारे शुद्ध व्यंजन हो गए। 3 पद थे स्तोह इशुना इशु में। तीनों पदों का मतलब क्या है ये समझ में आया? समझ में आया। अब नियम क्या है वो समझते हैं। नियम कहता है कि अगर दंत सा के बाद तालव्य शा हो या चवर्ग हो, ठीक है। जैसे ये हमारा दंत सा है और इसके बाद क्या आ गया? तालव्य शा आ गया या क्या आ गया? च वर्ग आ गया, ठीक है। तो जब भी संधि करेंगे ये दंत सा हमारा बदल जाएगा किसमें? तालव्य शा में बदल जाएगा। और ये नियम
केवल संस्कृत में नहीं है, ये नियम हिंदी में भी है। हिंदी में नियम दूसरे प्रकार से है, उदाहरण वही है, नियम है वही। दूसरा प्रकार ये है कि यहाँ हम एक सूत्र पढ़ते हैं और वहां हम एक लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यहाँ हम एक ही साथ ता और सा के उदाहरण देखते हैं, वहां ता और सा के उदाहरण हम लोग अलग अलग देखते हैं। हिंदी में हम जब व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है सा का शा हो जाना। क्या नियम होता है? सा का शा हो जाना। और फिर एक लंबी चौड़ी परिभाषा दी होती है कि दंत सा के बाद यदि तालव्य विशा हो या चवर्ग हो, चाचा जझा यहाँ हो, तो संध होने पर दंत सा के स्थान पर क्या होता है? तालव्य विशा होता है। ये हिंदी का नियम है और इसी के लिए हमारी संस्कृत में क्या है? एक छोटा सा सूत्र है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो दंत सा के बाद अगर तालव्य विशा हो या चवर्ग हो तो संध होने पर दंत सा बदलता है किसमें? तालव्य विशा में। ऐसे ही अगर है तवर्ग, क्या लिखा हुआ है? तवर्ग लिखा हुआ है, और तवर्ग के आगे या पहले कहीं भी अगर क्या आ जाता है? तालव्य विशा आ जाता है या क्या आ जाता है? चवर्ग आ जाता है, तो तवर्ग संधि होने पर किसमें बदल जाता है? च वर्ग में बदल जाता है। मतलब अगर ता है तो ता का क्या हो जाएगा? चा। और अगर था है तो था का क्या होगा? दा का क्या होगा? और धा का क्या होगा? ऐसे ही ना का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, तो स्तोषणा इश्यु सूत्र क्या कहता है? ये बात पता चली। स्तोषणा इश्यु कहता है कि अगर दंत स और तवर्ग के बाद तालव्य श और चवर्ग आता है तो संध होने पर दंत सा तालव्य श में और तवर्ग बदलेगा किसमें? हिंदी में नियम लिखना है इसका। समझ में आ गया हो तो ठीक, ना आया हो तो हिंदी वाली परिभाषा लिख लीजिए। बताइए जल्दी से, बोल दें? बोल रहे हैं, लिखिए जल्दी। दंत स। अच्छा, हमने जो बोला ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला है दंत स, ये बोला है, ये बोला है। आपको लिखना क्या है? यही लिखना है, फिर क्या लिखना है? हमने दंत इसलिए बोला है ताकि आप जान सके कि हम कौन सा सा बोल रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में ये दंत नहीं लिखना है, केवल ये वाला सा लिख देना है। दंत सा और तवर्ग के बाद, दंत सा और तवर्ग के बाद अगर तालव्य श, अब तालव्य बोल रहे हैं लेकिन केवल आपको ये वाला श लिखना है। दंते सा और तवर्ग के बाद यदि तालव्य श और चवर्ग आता है, तालव्य श और चवर्ग आता है, तो संधि होने पर, तो संधि होने पर दंत सा के स्थान पर तालव्य श, दंत सा के स्थान पर तालव्य श और तवर्ग के स्थान पर, तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। परिभाषा एक बार दोहरा रहे हैं, कुछ छूटा है किसी का, गलत हुआ है, सही कर लीजिए। दंत सा और तवर्ग के बाद जब तालव्य श और चवर्ग आता है तो संधि होने पर दंत सा के स्थान पर तालव्य श और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तवर्ग का मतलब है ताथा दाधा ना 5 वर्ण, और इन ताथा दाधा ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? चाचा जझा या। लिखे तो 5 है लेकिन आपको बता दें उदाहरण हम केवल किसके देखेंगे? 3 वर्णों के। उदाहरण 3 वर्णों के किसके किसके देखेंगे? ता के, दा के और ना के। ता का क्या हो जाएगा? दा का क्या हो जाएगा? और ना का क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उत धन चारण, क्या बनेगा?
ये देखिए ता है और ता के बाद क्या है, चा है, तो जब भी संधि करेंगे ता के बाद चा है, इसलिए ता भी बदलेगा किसमें, चा में। उत प्लस चारण क्या बनेगा, उच्चारण। अच्छा ये तो है हिंदी, ये उदाहरण किस भाषा का है, हिंदी भाषा का है। संस्कृत भाषा का बनाना है तो क्या करेंगे, मां लगा देंगे, उत धन चारणम बराबर, ये उदाहरण हो गया संस्कृत का। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है सत प्लस चित क्या होगा, सच्चित। ठीक है, ताका चा हो गया, उद प्लस ज्वलह क्या बनेगा, उज्ज्वलह। और उज्ज्वलह शब्द जो है ये संधि में भी आता है और कहाँ आता है, शब्द शुद्धि में, वर्तनी में। पूछा जाता है इनमें से सही शब्द क्या है, तो सही शब्द क्या है, जिसमें दो जा आधे हैं। ठीक है, अगला देखिए, सद प्लस जनः, इसका संधि पद क्या बनेगा, सज्जनः। ठीक, उसके बाद लिखा है वृहद घन झरः क्या हो जाएगा, बृहद झरः। ठीक, ये हो गया हमारा बृहद प्लस झरः बराबर बृहद झरः। यहां देखिए ताका चा हुआ, यहां भी ताका चा हुआ, यहां दाका जा हुआ, यहां भी दाका जा हो गए, यहां भी दाका क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, नियम लागू हो रहा है इन उदाहरणों में। ता के बाद अगर चा है तो ताका चा हो रहा है, और दा के बाद अगर जा है तो दाका क्या हो रहा है, जा हो रहा है। झा है तो भी दाका जा हो रहा है। और आप जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आपको ये सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा, यहाँ कहीं माँ है, कहीं अंत में विसर्ग है। हिंदी में ना तो माँ मिलेगा ना विसर्ग मिलेगा। ठीक है, बस इतने अंतर है। और देखिए अगला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा है, डा कहाँ दिख रहा है, शारडिन नहीं है, शारगिन। ये काखा गाघा ग, जिसको हम लोग अंगा बोलते हैं, अंगा लिखा है, अंगा नहीं, हकीकत में उच्चारण इसका होता है ग, अनुनासिक है, नाक से बोला जाता है ग। काखा गाघा ग, चाचा जाझा या, तो ये ग है, इसको पढ़ेंगे शारगिन। क्या बोलेंगे, शारगिन। और आगे जो है ना है तवर्ग, तवर्ग में आता है ना। आगे जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का है, चा छा जा, तावर्ग के बाद चवर्ग है, संध होने पर तवर्ग बदलेगा चवर्ग में। और ये है अपने वर्ग का पांचवा, तो ये बदलेगा चावर्ग के पांचवें में, किसमें, या में। तो संधि पद क्या बनेगा पता है, शार्गिन जयः, ये हो जाएगा। उदाहरण आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है यूपी टेट में, शार्गिन जय। हाँ हाँ, अगर यहाँ सत होगा, सत प्लस सत तो क्या होगा, तो कुछ नहीं बनता। ठीक है, ता किसमें बदलेगा? क्या है, ता किसमें बदलेगा? ता चा में चेंज होगा। ये देखिए हमने कहा ना, ता के बाद चावर का कोई है तो ता बदलेगा किसमें, चा में। दा के बाद चवर का कोई भी हो, लेकिन दा बदलेगा किसमें, और ना बदलेगा किसमें, जब ता चा में बदलता है। तो अगर यहां पर ता होता तो ता बदलता किसमें, चा में। और जब ता चा में बदलता तो हम इसको क्या लिखते, अब इसको दुनिया की कोई ताकत पढ़कर दिखा दे, सच जन नहीं पढ़ पाएंगे, अटपटा है। क्यों है, क्योंकि गलत है। अब वो हिंदी का नियम है, हिंदी वाले, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा प्रामाणिक और वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है वो संस्कृत ही है। हिंदी वालों ने थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हुए
हिंदी वालों ने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत प्लस जन बराबर सज्जन कर दिया। तो सत प्लस जन बराबर सज्जन ये हिंदी में तो होता है, संस्कृत में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए खैर, ये अशुद्ध है। इतने उदाहरण हो गए। अच्छा, ये सब तावर्ग के बाद चावर्ग वाले हैं। अब हम दंत सा वाले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, लिखा हुआ है रामस प्लस शेते, क्या बनेगा, ये बनेगा। ये दंत सा है, दंत सा के बाद क्या है, तालव्य सा है, और नियम कहता है कि दंत सा के बाद तालव्य सा आएगा तो दंत सा बदलेगा किसमें, तालव्य सा में। रामस धन शेते क्या बना, रामस शेते। ऐसे ही लिखा हुआ है कस धन चित, क्या बनेगा, कश्चित। अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है निस धन चयः, क्या हो जाएगा, निश्चयः। और देखिए अगला है उदाहरण निस प्लस छलः, इसका संधि पद क्या बनेगा, निश्छलः। उदाहरण नोट कर लीजिए, ये संधि होती है यहीं पर समाप्त। इस संधि से आपके प्रीवियस ईयर में जो उदाहरण पूछे जा चुके हैं, शार्गिन धन जयः, बृहद धन झरः, उद धन ज्वलः और सद धन जनः, ये चारों उदाहरण आ चुके हैं। और इधर से आपका उदाहरण आ चुका है रामस धन शेते बराबर रामस शेते, ठीक है, ये भी आ चुका है। तो इस नियम से हमारे प्रीवियस में कितने प्रश्न, कितने उदाहरण पूछे जा चुके हैं, ये 5, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस नियम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी आप बताओ, नहीं बताएंगे आप भी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आज किसी को दिक्कत नहीं है, और जिसको आज दिक्कत नहीं है उसको कल दिक्कत होगी ही। लेकिन अगर कल दिक्कत होगी, आज है तो अभी पूछ सकते हैं, कल होगी दिक्कत तो कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं तो कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ें, हाँ, पीछे क्या है, अभी लिखा नहीं था, जल्दी लिखिए, 1 घंटे मगर एक संधि हम पढ़ पाएंगे तो बेड़ा कैसे पार होगा। लिख लिया, हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, उदाहरण लिख चुके हैं सब लोग। अगला नियम देखिए, और अगला नियम जो है उसका नाम क्या है, संधि का नाम क्या है, पढ़िए जरा, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि का सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं, इसका सूत्र है इष्टुनाष्टु, सूत्र पढ़िए, इष्टुनाष्टु। इस सूत्र में 2 पद आए हैं, 2 शब्द आए हैं। पहला शब्द क्या है, इष्टुना, और इष्टुना का मतलब क्या है, इष्टु। और दूसरा शब्द क्या आया हुआ है, दूसरा शब्द आया हुआ है इष्टुः, और इष्टुः का मतलब भी क्या है, इष्टु है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब है मूर्धन्य श, और टू का मतलब क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या है, मूर्धन्य श, और टू का मतलब क्या हो जाएगा, और टवर्ग का मतलब सबको पता होगा, टवर्ग का मतलब 5 वर्ण ट ठ ड ढ ण। अच्छा, 2 ही शब्द हैं और दोनों शब्द एक ही हैं, अब नियम कैसे समझ में आए। तो संस्कृत में जब कोई एक शब्द कहीं लिख दिया जाता है तो उसको बार बार नहीं लिखा जाता है, समझना है तो जहां लिखा जा चुका वहां से हम ले आएंगे समझने के लिए।
और वहां से यहां तक लाने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुवृत्ति। तो हम अनुवृत्ति करेंगे किसी एक पद की। किस एक पद की अनुवृत्ति करेंगे? तो हम इसके तुरंत पहले जो अभी नियम पढ़ा है स्तोह इष्ण इष्यु सूत्र, उसमें एक शब्द क्या था? स्तोह। इसकी हम क्या करेंगे? अनुवृत्ति करेंगे। अनुवृत्ति का मतलब है कि इस वाले नियम को समझने के लिए ये वाला पद हम यहां लेकर आएंगे, और जब लेकर आएंगे तो हमको पता है स्तोह का मतलब क्या होता है। स्तोह का मतलब होता है क्या? स्तोह का मतलब क्या होता है भाई? दंत सा और तवर्ग, यही तो होता है इसका मतलब। अब नियम को समझते हैं। नियम है कि जब दंत सा या तवर्ग के आगे पीछे कहीं भी अगर क्या आ जाता है? मूर्धन श आ जाता है या ट वर्ग आ जाता है, तो संधि होने पर दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन श, और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट वर्ग। मतलब ये है कि अगर दंत सा हो और उसके आगे पीछे कहीं भी मूर्धन श आ जाए या क्या आ जाए? ट वर्ग, तो संधि होने पर हमारा दंत सा बदलेगा सदैव किसमें? मूर्धन श में। और ऐसे ही त वर्ग, और त वर्ग का मतलब क्या होता है? तो त वर्ग का मतलब होता है ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इन 5 वर्णों के आगे पीछे कहीं भी अगर मूर्धन श या ट वर्ग आता है तो संधि होने पर क्या होगा? संधि होने पर त वर्ग के स्थान पर हो जाएगा ट वर्ग, अर्थात ता बदलेगा किसमें? टा में। था बदलेगा किसमें? ठा में। दा बदलेगा किसमें? डा में। धा बदलेगा किसमें? ढा में। और ना बदलेगा किसमें? णा में। ये परिवर्तन होगा जब इन वर्णों के बाद ये वर्ण होंगे। नियम जल्दी से लिखिए। हिंदी की परिभाषा लिखनी है इसकी, हिंदी वाला नियम लिखना है इसका भी, तो जल्दी से सूत्र लिखिए, नियम लिखिए, उदाहरण देखिए। लिख लिया? क्या हुआ, काहे हंस रहे हैं? देखिए कम समय है, 2 महीने हैं एग्जाम को बचे हुए, है ना। कब है एग्जाम यूपी टेट का? और अगर हम लोगों की ये स्पीड रही तो हम लोगों को कितना पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, सिलेबस पूरा कर पाएंगे। इसलिए जैसे हम बोलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, आपसे हम बातचीत भी करते रहे, आप भी बातचीत करते रहिए, आपस में डिस्कस करते रहिए, हमको सुनते रहिए और समझते रहिए, उसके साथ साथ लिखते भी रहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुपरमैन बन जाइए। ये देखो बन गई सुपरमैन, है ना। फोटो खींच लेंगी, बाद में लिखेंगी आराम से। लिख लिया है? ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया इसे। हिंदी का नियम जो है, हिंदी वाली परिभाषा जो है उसको हम बोलें, लिखिए। दंत सा और तवर्ग के बाद, दंत सा और तवर्ग के बाद यदि मूर्धन्य श और टवर्ग आता है, दंत सा और तवर्ग के बाद यदि मूर्धन्य श और ट वर्ग, ट माने टमाटर वाला टा लिखना है, टवर्ग आता है, तो संधि होने पर, तो फिर से बोले, दंत सा और तवर्ग के बाद जब मूर्धन्य श और ट वर्ग आता है तो संधि होने पर दंत सा के स्थान पर, दंत्य सा के स्थान पर मूर्धन्य श
तो संधि होने पर दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श और तवर्ग के स्थान पर और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है, अर्थात ता था दा धा ना के स्थान पर टा ठा डा ढा क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण जैसे लिखा हुआ है रामस प्लस षष्ठः, और ये उदाहरण आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर पढ़ेंगे मिल जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, कौन सा सा है, दंत है, और इस दंत सा के आगे क्या आ रहा है, मूर्धन्य, तो दंत सा बदलेगा किसमें, और रामस प्लस षष्ठः क्या बनेगा, रामषष्ठः। ठीक है, अगला है रामस प्लस टीकते। सा है, सा के बाद क्या है, टा है, और दंत सा के बाद चाहे मूर्धन्य षा हो या टवर्ग हो, कोई भी वर्ण हो, दंत सा बदलेगा किसमें, मूर्धन्य षा में, तो रामस प्लस टीकते क्या बनेगा, रामष्टीकते। ठीक है, अगला उदाहरण है धनुष प्लस टंकारः, क्या हो जाएगा इसका संधि पद, धनुष टंकारः। और जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे आपको ये तीनों उदाहरण आप मिल जाएंगे, तीनों उदाहरण हमारे पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं तवर्ग के बाद जब टवर्ग आता है उसकी, जैसे पहला उदाहरण, और ध्यान दीजिए ये उदाहरण आपको संस्कृत में जैसे लिखा मिल रहा है ऐसे ही केवल विसर्ग हटा देंगे, कहाँ मिल जाएगा, हिंदी में, वहां धनुष प्लस टंकार मिलेगा, यहाँ धनुष प्लस टंकार है, बस इतना ही अंतर है। अगला उदाहरण भी आपको जैसा यहाँ लिख रहे हैं वैसा ही हिंदी मिलने वाला है, तत् प्लस टीका क्या बनेगा, ये उदाहरण भी आपका पूछा जा चुका है। अगला उदाहरण है उद प्लस डयनम, डयनम, और ये उदाहरण भी आपको हिंदी संस्कृत दोनों में मिलता है। और उद प्लस डयनम क्या बनता है, क्या बनेगा, उड्डयनम। क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर, दा का डा हो गया है, क्यों हो गया, क्योंकि दा के बाद टवर्ग का वर्ण डा आया हुआ था, इसलिए संध होने पर दा के स्थान पर क्या हुआ है, डा। और ये दोनों उदाहरण हिंदी संस्कृत दोनों मिलते हैं, और दोनों में ये पूछे जा चुके हैं, हिंदी में भी आ चुका है और संस्कृत में भी आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम मान लें तो बहुत कठिन है, ना माने तो ये सारे उदाहरण तो हम पहले से जानते हैं हिंदी में, वही यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण हम केवल संस्कृत में पढ़ते हैं, और उदाहरण क्या है, चक्रिन प्लस ढौकसे। संधि पद क्या बनेगा बताइए। ना है, ना के बाद टवर्ग का वर्ण ढा है, तो ना बदलेगा टावर्ग के पांचवें वर्ण णा में। चक्रिन प्लस ढौकसे क्या बनेगा, चक्रिण ढौकसे, ये हो जाएगा चक्रिण प्लस ढौकसे, चक्रिण ढौकसे। और ये उदाहरण भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा। क्या लिखा है, पढ़ो अभिनव जी, क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, हैं? आधा ये बोल रहे हैं आधा आप बोल रहे हैं क्या, एक एक लोग बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ, एतत् टंकितम, आप बोलिए।
इस तरह के उदाहरण जैसे चक्र ढोक से एतत् टंकितम है, जैसे डोले सोले बनाए हैं, ऐसे जबान के डोले सोले बन जाएंगे, है ना। ठीक है, जबान को इतनी एक्सरसाइज करवा देंगे आप, सारी तुतलाहट सारी हकलाहट, है ना। हाँ। हो सकता है, हम बोल रहे हैं कहाँ उच्चारण गलत, एतत् टंकितम। चक्र ढोक से बोल ले रहे हैं ना, ये डोले सोले भले ना हो, लेकिन जबान के डोले सोले इतने बन गए हैं कि ये गलत नहीं होगा। कोई बात नहीं, 2 4 6 बार बोलेंगे, उच्चारण सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, क्या है, हाँ हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं। अब बताइए इसमें संधि कौन सी है? इष्टुत संधि है। किस सूत्र से संधि हुई है? इष्टुनाष्टु। जब सूत्र पूछा जाएगा तो सूत्र ही लिखना है। किस सूत्र से संधि हुई है? इष्टुनाष्टु से। बात समझ में आई है? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद होगा, अच्छा तोड़ना है, किसको तोड़ेंगे? जो आधा है, जो पूरा है, जिसके साथ स्वर है, जिसके ऊपर मंत्री जी का हाथ है, उसको हम कुछ नहीं तोड़ सकते, ना बिगाड़ सकते उसका। और जो बेचारा गरीब है उसको तोड़ेंगे। गरीब कौन है? टा, आधा है ना, तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ता। आगे क्या है? टंकित। अच्छा पता है टंकित का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? टंकित का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हैं? टंकित नहीं पता? टंकित का मतलब होता है छपा हुआ। टंकित, हाँ समझ गए। टंकण, टंकण शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और टंकण को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइपिंग। ठीक है। पहले, हाँ, पहले जब कोई विज्ञप्ति आती थी, विज्ञापन आता था, वैकेंसी आती थी, उसमें टंकण मांगा जाता था। टंकण आना चाहिए, तो टंकण मतलब छापने वाली क्रिया, अर्थात टाइपिंग की क्रिया आपको आनी चाहिए। तो क्या छपा है? एतत् टंकितम, ये छपा है क्या? ये सब छपा ही तो है, छाप दिया इतना। आप भी छाप लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। लिख चुके हैं? अगली संधि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये पूछे, ये तीनों, ये सब पूछे जा चुके हैं। ये एक ही उदाहरण ऐसा हमने लिखा है जो पूछा नहीं गया है। सारे उदाहरण आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगली संधि देखें, ठीक है। और जल्दी से समझिए, टाइम हो चुका है, अगली संधि के बाद ही क्लास समाप्त। अगली संधि क्या है? लत्व संधि। और लत्व संधि का सूत्र होता है तोरले, ठीक है। संधि का नाम क्या है? लत्व, और सूत्र क्या है? तोरले। अब तोरले सूत्र क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसका अगर हम पदच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसमें दो शब्द हमको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? तोह प्लस ले। जो तोरले में ऊपर रा लगा था उसको तोड़ा तो वो विसर्ग में बदल गया। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो संधि विच्छेद करने पर दो पद मिले, एक मिला तोह और एक मिला ली। तो सूत्र तोरली, और तोरली का मतलब क्या ये समझ में आया? तोह प्लस ली। अच्छा तोह कौन बताएगा क्या होता है? 2 बार समझ चुके हैं अभी। इस तोह में, इष्टुत्व में और इष्टुत्व में। तोह का मतलब होता है तू, और तू का मतलब होता है, और ली का मतलब है ला। और नियम कहता है कि जब तवर्ग के बाद, मतलब ताथा दाधा ना के बाद दूसरी ओर क्या हो? ला हो, तो संध होने पर ताथा दाधा ना बदल जाएगा किसमें? ला में। ठीक है। परिभाषा लिखिए, उदाहरण देखिए। और हिंदी संस्कृत दोनों में यहां से उदाहरण खूब पूछे गए हैं। जल्दी लिखिए, बोलें। सूत्र लिख लिया? तोड़ ले। सूत्र का पदच्छेद करके लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि सूत्र का मतलब क्या है।
बोले तवर्ग के बाद तवर्ग अर्थात ताथा दाधा ना, तवर्ग के बाद जब ला आता है, तवर्ग के बाद जब ला आता है तो संधि होने पर, तो संधि होने पर तवर्ग के स्थान पर, तो संधि होने पर तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। ला आधा लिखेंगे हल चिन्ह वाला, तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ला। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है उत प्लस लास, ये ता है और इधर क्या है, ला है, और नियम कहता है कि ता के बाद जब ला आएगा तो ता बदलेगा किसमें, ला में, तो उत प्लस लास क्या बनेगा। अच्छा, ये उदाहरण पता है आपको संस्कृत में कभी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उदाहरण संस्कृत का है ही नहीं। कैसे पहचाना नहीं है, विसर्ग नहीं लगा है। कोई बात नहीं, संस्कृत में नहीं आएगा, लेकिन ये 100% कहाँ आ सकता है, हिंदी में। और हिंदी में आए तो संस्कृत में आए तो दोनों में संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, और दोनों का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लास। ठीक है, संस्कृत का बनाना है तो केवल क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। उत प्लस लासः क्या बन जाएगा, उल्लासः। उत प्लस लेखः, ये क्या बनेगा, और उल्लेखः का अगर विसर्ग हटा दें तो यही उदाहरण कहाँ आ जाएगा, हिंदी में। तत् प्लस लीनम, क्या हो जाएगा, तल्लीनम। ठीक है, अगला उद प्लस लंघनम, क्या बनेगा, उल्लंघनम। ठीक है, और उदाहरण लिख दें, विद्युत प्लस लता, क्या बनेगा, विद्युल्लता। ठीक, उदाहरण लिख लिए। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। कुछ समझ में आया आज, कुछ भी नहीं आया, बहुत कुछ आया, लेकिन जो समझ में आया, अगर वहां से क्वेश्चन ही ना आया तो। जो हमने समझा है, अब ये भी देखिए, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जो हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन हमें कैसे दिए जाएंगे। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, और जब पेपर हॉल में पहुंचे पेपर देने, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया आयोग ने पता है, आ चुका है क्वेश्चन। आपको इस 2017 या 18 में मिल जाएगा क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर में। उन्होंने क्वेश्चन दिया, सकार से परे शकार आने पर सकार का हो जाता है, आप बताओ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, शकार। कौन सा शकार लिखें, तालव्य वाला। ये क्या है पता है, हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि किसी भी वर्ण को हम जब बोलेंगे तो क्या लगाकर बोलेंगे, प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कार। तो इस वाले सकार का मतलब है सा, इस वाले शकार का मतलब है श, और जब सकार से परे मतलब बाद में शकार आता है, ये वाला श आता है, तो सकार का क्या हो जाता है, शकार हो जाता है, मतलब दंत सा का क्या हो जाता है। अब अगर हमसे आगे, ये तो पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित आगे अगर प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए, दकार से परे, परे मतलब बाद में, झकार आने पर, अरे
दकार का हो जाता है। आप बताइए क्या होगा? क्या होता है? झा में ना, हाँ, दकार का क्या हो जाता है? झकार। ये होगा ना? कहाँ नियम पढ़ लिया ये? ये देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपका दकार है, दकार से परे झकार आया है, तो दकार का क्या हुआ है? ज हुआ है। ठीक है, ये आपका दकार है, दकार से परे जकार आया है, तो भी दकार का क्या हुआ है? जकार हुआ है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम क्या देंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झकार नहीं, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जकार। मतलब दा के बाद अगर झा हो तो दा का क्या होगा? जा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए कर लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।